अब जब ये ढूंढा जा रहा था कि हमारी बॉडी में सेल्स में जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ओके, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये क्वेश्चन जब था तो इसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि हमारी बॉडी में अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, डीएनए है, देन प्रोटीन्स है, आरएनए है, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो साइंटिस्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि इन सब में से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। इसी में से एक एक्सपेरिमेंट था, सबसे फर्स्ट वाला जो था, दैट वाज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में क्या बताया गया, तो ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल सबसे पहले तो डिस्कवर हुआ अराउंड 1928। और डिस्कवर किसने किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉजिंग निमोनिया। इसके वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बैक्टीरिया का। अब ये कैसे होता है तो हम देखते हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है, ये इसके दो स्ट्रेन्स प्रेजेंट थे, एक था एस स्ट्रेन, दूसरा था आर स्ट्रेन। एस स्टैंड्स फॉर स्मूथ। अब इसको स्मूथ क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट है, म्यूकस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट होता है। वही जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, रफ। ये रफ क्यों है, इसके अंदर ये जो पॉलीसेकेराइड कोट है ये प्रेजेंट नहीं होता, इट डू नॉट हैव दिस पॉलीसेकेराइड कोट। अब ये जो म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट है, इसके वजह से ये जो एस स्ट्रेन था ये कैसा था, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग, इसके वजह से डिसीज कॉज होता है। तो ये जो निमोनिया कॉज हो पा रहा था ये किस वजह से हो पा रहा था, इस वायरुलेंट स्ट्रेन के वजह से, जो कौन सा है, एस स्ट्रेन। तो इन दोनों स्ट्रेन्स के साथ उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जो एस स्ट्रेन वाला था और जो आर स्ट्रेन वाला था, दोनों भी बैक्टीरिया का यूज़ करके उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन कंटेनिंग बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसको उन्होंने इंजेक्ट किया एक माइस में। तो उनको रिजल्ट क्या मिला कि माइस मर गया। क्यों, क्योंकि जो एस स्ट्रेन था वो कैसा था, वायरुलेंट। तो उसने माइस में डिसीज कॉज किया, उसके वजह से माइस मर गया। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया यूज़ किया और उसको इंजेक्ट किया माइस में। तो उसका रिजल्ट क्या मिला उनको कि माइस वॉज अलाइव, उसकी डेथ नहीं हुई, बिकॉज आर स्ट्रेन कैसा है, नॉन वायरुलेंट, उसके वजह से डिजीज कॉज नहीं होता। तो दैट्स वाई आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस कैसा था, माइस वॉज लाइव। इसके बाद ग्रिफिथ के लिए ये पॉसिबल था कि वो इसको हीट प्रोवाइड करे। जब उन्होंने हीट किया इस आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को, क्या किया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसको हीट किल किया, ओके। और सिमिलरली उन्होंने अगेन इस एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड था उसको इंजेक्ट किया माइस में। अब क्योंकि ये एस स्ट्रेन कैसा है, मर चुका है, इट इज़ हीट किल्ड। जब उन्होंने उसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस कैसा था, लाइव। ऑल्दो एस कैसा है, वायरुलेंट, लेकिन माइस में इंजेक्ट करने के बाद में माइस कैसा रहा, लाइव। क्यों, बिकॉज इट वॉज हीट किल्ड। अब फोर्थ टाइम उन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड है उसके साथ में उन्होंने क्या डाला, आर स्ट्रेन जो कि लाइव है। मतलब मारे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ उन्होंने जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किस में इंजेक्ट किया, माइस में। इस टाइम पे क्या हुआ, माइस डाइड। अब माइस डाइड तो इस पे से इनको क्या पता चला,
आर स्ट्रेन तो कैसा है, नॉन वायरुलेंट, इट इज नॉन वायरुलेंट। एस स्ट्रेन कैसा है, जो इन्होंने इंजेक्ट किया इस टाइम पे वो कैसा है, हीट किल्ड। बट ये कैसा होता है, वायरुलेंट। ओके, जब इस चीज़ पे से इन्होंने कंक्लूजन्स डिराइव करे तो इनको कंक्लूजन्स क्या मिले, व्हेन ही इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डाइड, ही रिकवर्ड लिविंग एस बैक्टीरिया फ्रॉम द डेड माइस। जब उन्होंने इस माइस को चेक किया, इसकी डेड बॉडी को चेक किया, तो उसमें से उनको क्या मिले, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। अब ये जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इनको मिले, तो हमने जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया डाले थे वो कैसे थे, हीट किल्ड थे। अब ये हीट किल्ड बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर पाता क्या, नहीं, ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। स्टिल इनको एस स्ट्रेन के बैक्टीरियाज मिले, तो इस पे से उनको क्या पता चला, द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने क्या किया, इसके अंदर जो मटीरियल था उसमें से जो मटेरियल था उसने कॉज किया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन। इसी जो मटेरियल ने ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर पाया, उस मटेरियल को उन्होंने डिफाइन किया एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैज इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट एंड बिकम वायरुलेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, इसका नेचर वो नहीं बता पाए कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो डीएनए है, वो आरएनए है, वो प्रोटीन है, या वो और कुछ है, ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने ये प्रूव किया कि ऐसी कोई तो चीज़, ऐसा कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट होता है, जिसने क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में। कैसे, उसने उस आर स्ट्रेन में ये एबिलिटी ला दी, उसने उसको इनेबल कर दिया क्या करने के लिए, एक पॉलीसेकेराइड कोट सिंथेसाइज करने के लिए। और इसी पॉलीसेकेराइड कोट के वजह से एस स्ट्रेन में क्या आ रहा था, वायरुलेंट नेचर। तो आर स्ट्रेन जब एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हो गया तो उसके ऊपर भी क्या आ गया, पॉलीसेकेराइड कोट, एंड इट बिकेम वायरुलेंट, जिसके वजह से माइस क्या हो गया, माइस डाइड। तो दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मेंडेल ने क्या बताया, ये किस वजह से हो पा रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल के वजह से। दैट ऑल्दो एस स्ट्रेन जो था वो किल्ड था, हीट किल्ड था, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल उसका अब भी प्रेजेंट था, और उस जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कर दिया। बट स्टिल क्या हुआ, वो उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए। इस जेनेटिक मटेरियल का वॉज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो अब जब ग्रिफिथ ने बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करवाता है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, इट इज ग्रिफिथ ने बताया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, लेकिन वो इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए। तो इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन बताने के लिए फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया 3 साइंटिस्ट ने मिलकर, दैट इज ऑसवाल्ड एवेरी, कोलिन मैकलियॉड एंड मैकलिन मैककार्टी। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया अराउंड 1933 to 44 के बीच में। इन्होंने मिल करके क्या पता लगाने की कोशिश की, दैट इज बायोकेमिकल नेचर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि ग्रिफिथ ने उनके एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया था। ये फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो 3 मॉलिक्यूल्स दैट आर जिनके लिए पॉसिबल है ट्रांसफॉर्मेशन करना, दैट इज प्रोटीन्स, डीएनए एंड आरएनए, ये तीनों को सेपरेट किया। ये समझ लो कि इस तरीके से 3 टेस्ट ट्यूबली, ओके, इनमें जो भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जो माइस में से निकालने के बाद था, वो इसमें डाला, ये तीनों टेस्ट ट्यूब्स में, सपोज ए बी सी। ओके, अब इन्होंने क्या किया, ये जो बायोकेमिकल केमिकल्स थे इनको प्यूरिफाई करके किस में से निकाला, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल्स टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल्स टू एस सेल्स। तो इन तीनों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस
लिविंग आर सेल्स को, ये आर सेल्स कैसे थे, लाइफ, तो इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इन लिविंग आर सेल्स को ट्रांसफ़र कर पाया एस स्ट्रेन वाले सेल्स में, ऑल्दो जो हमने एच स्ट्रेन्स डाले थे वो कैसे थे, हीट किल्ड थे। तो इस एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड था, इसमें से ऐसा क्या था जो जिसने इस आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करा दिया लिविंग एस स्ट्रेन में। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस सेल्स थे उसमें से ये तीनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाई करके अलग अलग सेपरेट किया, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को। अब ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सा एक्चुअली में ट्रांसफॉर्म करता है, उन्होंने क्या किए, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम और इसी तरीके से डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम भी डाला। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटिएसेस, डीएनए आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को बोलते हैं आरएनएस, और इसी तरीके से जो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है उसको बोला जाता है डीएनएस। तो उन्होंने क्या किया, एक में डाला प्रोटिएसेस, दूसरे में डाला आरएनएस एंड थर्ड में डाला डीएनएस। तो हुआ क्या, जब उन्होंने प्रोटिएसेस डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब उन्होंने आरएनएस डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब आर सेल कन्वर्ट हो गए आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में, जब आरएनएस डाला तब भी आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। लेकिन जब उन्होंने डीएनएस डाला, दैट इज डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, उसने क्या किया, डीएनए को डाइजेस्ट कर लिया, मतलब अब उस सेल में डीएनए बचा क्या, नहीं बचा। तो जब ये डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम उन्होंने उसमें डाला तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, दे डिड नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इस पे से क्या बता सकते हैं हम कि जब डीएनए प्रेजेंट है, इन दोनों भी केसेस में, जब प्रोटीएसेस डाला तब भी डीएनए प्रेजेंट था, जब आरएनएस डाला तब भी डीएनए प्रेजेंट था, बिकॉज प्रोटीएसेस किसको डाइजेस्ट करेंगे, सिर्फ प्रोटीन्स को, आरएनएस किसको डाइजेस्ट करेगा, सिर्फ आरएनए को। इन दोनों भी केसेस में क्या था, उस सेल में डीएनए प्रेजेंट था तो ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। लेकिन जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया तब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि डिड नॉट कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। इस पे से उन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए के वजह से ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कॉज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम transformed and thus concluded that DNA is the hereditary material। इस पे से उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करता है वो कौन सा है, दैट इज DNA। तो जब एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक बताया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका, उसके बाद में भी कुछ जो लोग थे वो लोग सेटिस्फाई नहीं हुए इस उनके एक्सपेरिमेंट से, और इसलिए फिर फाइनल जो एक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला, वो है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शी और चेज, एल्फ्रेड हर्शी, मार्था चेज, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जिससे इन्होंने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और कोई भी केमिकल जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया अराउंड 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने यूज़ किए बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या है, वो वायरसेस जो किसको इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को। तो ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेजेस। तो ये बैक्टीरियोफेजेस उन्होंने यूज़ किए अपना ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आर्टिफिशियल मीडियम लिया जिस पर उन्होंने इस वायरस को, इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया। और वो जो आर्टिफिशियल मीडियम है उन्होंने दो तरीके का लिया, एक आर्टिफिशियल मीडियम और दूसरा आर्टिफिशियल मीडियम। तो एक आर्टिफिशियल मीडियम में उन्होंने क्या डाला, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डाला, एंड ऑन अदर उन्होंने क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर। तो एक में क्या था, रेडियो एक्टिव
फॉस्फोरस और दूसरे में था रेडियो एक्टिव सल्फर। तो इस मीडियम पे जो इस वाले मीडियम पे जो वायरसेस ग्रो हुए उनके अंदर क्या आएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और इस वाले मीडियम पे जो वायरसेस ग्रो हुए उनमें आ गया रेडियो एक्टिव सल्फर। अब हमको ये पता है कि डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, ओके, डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस। ये हमको कहाँ से पता है, हमको क्योंकि डीएनए का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पता है, हमें पता है कि डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस, इसलिए डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, ये हमें पता था। क्यों, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स इससे पहले हो चुके थे। और उसी तरीके से प्रोटीन्स कंटेन सल्फर, तो डीएनए में है फॉस्फोरस और प्रोटीन्स में है सल्फर, इसलिए ऐसे वायरसेस जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो हो रहे थे उनका क्या रेडियो एक्टिव हो गया, डीएनए, और ऐसे वायरसेस जो रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो हो रहे थे उनका क्या रेडियो एक्टिव हो गया, प्रोटीन। मतलब एक मीडियम के वायरसेस में डीएनए रेडियो एक्टिव था और दूसरे मीडियम के वायरसेस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। अब इन्होंने क्या किया, इन वायरसेस को इन्फेक्ट करने लगाया ई कोलाई बैक्टीरिया पे। क्यों, क्योंकि बैक्टीरियोफेज है इसलिए वो किसको इफेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को। तो ई कोलाई इस बैक्टीरिया को उन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट करवाया इन दोनों भी टाइप के वायरसेस से, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग वायरसेस से भी और रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेनिंग वायरसेस से भी। तो जब ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है एक बैक्टीरिया को, तो ये क्या करता है, अटैच करता है उस बैक्टीरिया के सरफेस पे और अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है उस बैक्टीरियल सेल में, और इस तरीके से वो क्या करता है, उस सेल को इन्फेक्ट करता है एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल। और इस तरीके से वो क्या करता है, उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर और वायरस पार्टिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे ये जो अटैचमेंट था, इस अटैचमेंट से अंदर क्या गया, सिर्फ जेनेटिक मटीरियल। The viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender। और ये जो वायरल कोट्स थे, ये जो बैक्टीरियोफेज था, इसके जो वायरल कोट्स थे जो इस सेल के सरफेस के ऊपर रह जा रहे थे, इसको उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किससे, ब्लेंडर से। द वायरस पार्टिकल्स वेर देन सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। और फिर इन वायरस पार्टिकल्स को अलग कर दिया बैक्टीरिया में से बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूज। तो हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स क्या है। क्या हो रहा था, दो तरीके के बैक्टीरियोफेज लिए उन्होंने, एक में क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर है और एक में क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है। अब ये जो सल्फर है ये किस में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में। तो प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ इसके कैप्सूल वाले पोर्शन में। ये कैप्सूल क्या होता है, वायरस, ये जो वायरस है इसका जो आउटर कवरिंग है, ये कैप्सूल जैसी आउटर कवरिंग बना लेता है, दिस इज कैप्सूल, ओके। तो ये जो ये सल्फर ये कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ उसके कैप्सूल में। वही जो ये फॉस्फोरस है ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके डीएनए में, ओके। क्यों, बिकॉज फॉस्फोरस इज कंटेन्ड बाय डीएनए। तो जब इन्होंने इस ई कोलाई को इन्फेक्ट किया तो क्या हो गया, ये बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, ये क्या हो गया, इनका कैप्सूल क्या हो जाता है, बाहर ही रह जाता है। इस वजह से जो ये सल्फर था जो प्रोटीन में प्रेजेंट था, और प्रोटीन से क्या बना हुआ है, उसका कैप्सूल बना हुआ है। ये जो आउटरमोस्ट कैप्सूल है इसका किससे बना हुआ है, प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन ट्रांसफर हुआ क्या, उसमें नहीं हुआ, बिकॉज सल्फर सिर्फ प्रोटीन में ही था और वो बाहर ही रह गया। अंदर क्या ट्रांसफर हुआ, सिर्फ डीएनए, जो कि कहाँ प्रेजेंट था, उसके अंदर, और वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। उसमें क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो जब इनको टेस्ट किया गया, पहले क्या किया गया, इनका ब्लेंडिंग से ये कोट्स को हटा दिया गया, ये रिमूव कर दिया गया, देन सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या किया हमने, वो वायरस पार्टिकल्स को अलग कर दिया। तो एज ए रिजल्ट हमको कॉन्सिक्वेंस क्या मिला, जो बाहर जो ये कोटिंग था, ये जो बाहर रह गया, इस कोटिंग में हमको क्या मिला, रेडियो एक्टिव सल्फर। जबकि ई कोलाई सेल्स के अंदर में हमको क्या मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, जिससे हमको क्या पता चला, क्यों कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट था, फॉस्फोरस, जो कि हमने कैसा करवा दिया था, रेडियो एक्टिव
बाय ग्रोइंग देम ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। और फाइनली जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया वो कौन सा था? डीएनए। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया था, क्योंकि हमने क्लियरली देख लिया कि प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट था, सिर्फ आउटर मोस्ट कैप्सूल में। और वो ट्रांसफ़र हो पाया क्या? पूरा कैप्सूल अंदर जा पाया क्या? नहीं जा पाया। अंदर कौन गया? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, जो कौन है? डीएनए। इसलिए हर्शी और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, इसने कंफर्म कर दिया ये चीज़ दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव डीएनए वेर रेडियोएक्टिव। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनको रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, वो कैसे थे? रेडियो एक्टिव, इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल एंड पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। वायरस से बैक्टीरिया में जो ट्रांसफॉर्म हो पाया दैट वाज डीएनए। Bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive. वो radioactive थे क्या? नहीं थे। DNA is therefore the genetic material. ये हमें इस पे से क्लियर हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए? तो एक जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए? रेप्लिकेबल होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए रेप्लिका बनाने की, अपना डुप्लीकेट बनाने की। क्यों? तभी तो वो ट्रांसफ़र हो पाएगा। अगर वो डुप्लीकेट ही नहीं हो पाया, अगर वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया, ये ट्रांसफ़र होने के लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी। अगर एक है तो एक से दो होना पड़ेगा, तभी ये नेक्स्ट वाले में जा पाएगा। तो अगर ये डुप्लीकेट वो नहीं कर पा रहा है तो वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो एक जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या होना ज़रूरी है? इट शुड have capacity to replicate. It should be able to generate its replica. Replication होना चाहिए उसमें। Second, it should chemically and structurally be stable. कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। अगर ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो चेंज होता जा रहा है, तो जो भी इंफॉर्मेशन ये कैरी कर रहा है वो भी चेंज होती जाएगी और वो प्रॉपर इनहेरिटेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए इनहेरिटेंस प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा हो? स्टेबल हो। और कैसा? स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी। ना उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आना चाहिए, ना उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज आना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, दैट इज म्यूटेशंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। अब क्या होता है, हमारी जो सराउंडिंग की कंडीशंस है, जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट में चेंजेस है उनके साथ अडेप्ट करने के लिए एक स्लो चेंज होना उसमें पॉसिबल होना चाहिए। इस स्लो चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के लिए उसमें स्कोप होना चाहिए, जो किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? इवोल्यूशन के लिए। इवोल्यूशन इज़ मस्ट। क्यों? क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ अडेप्ट होना ज़रूरी होता है और इसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। और इस इवोल्यूशन के लिए ज़रूरी है म्यूटेशंस। इसलिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें स्लो म्यूटेशंस के लिए स्कोप होना चाहिए। फोर्थ इज इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर्स हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना चाहिए। मतलब पेयर्स में प्रेजेंट होना चाहिए। पेयर्स में इन द सेंस हर कैरेक्टर के लिए अलेल्स होने चाहिए। अलेल्स में से डोमिनेंट, रेसेसिव, इस तरीके से अलेल्स होने चाहिए। ओके, ये सारे जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स है वो उस जेनेटिक मटेरियल ने फॉलो करने चाहिए। तो तब वो होता है एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल। तो हमने देखी जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डीएनए और आरएनए दोनों में भी प्रेजेंट है। प्रोटीन जो है वो इसकी जो फर्स्ट वाला रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ क्या था इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट? कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर पाना चाहिए इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वो अपना रेप्लिका बनाने के लिए। तो प्रोटीन्स ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट ही सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, देयरफॉर प्रोटीन्स एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। लेकिन
डीएनए और आरएनए इन दोनों में कहीं ना कहीं ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, ये अपना रेप्लिकेशन करा सकते हैं। देन ऐसी क्या चीज़ है डीएनए में जो उसको आरएनए से बेटर बनाती है, वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो होनी चाहिए वो है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इन दोनों में भी प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड पॉइंट है कि वो होने चाहिए स्टेबल। अब डीएनए स्टेबल है ये हमको इनिशियली ही जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू हम देख चुके हैं कि ऑल्दो उसको हीट किल किया गया था, उसके बाद भी एस स्ट्रेन में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था उसने क्या किया, आर स्ट्रेन के मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दैट इज़ मतलब वो कैसा है, हीट किल होने के बाद में भी कैसा था, वो स्टेबल था। दैट शोड दैट डीएनए कैसा है, स्टेबल है। इसको जब डीएनए और आरएनए के फॉर्म में स्टेबिलिटी को कंपेयर किया गया तो अगेन डीएनए टू स्ट्रैंड्स बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें दो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है। तो हीट किल करने के टाइम पे अगर हीट के वजह से ये दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट भी हो जाती है तो जब इसको अप्रोप्रिएट कंडीशंस मिले तो ये क्या हो जाती है, वापस से दे कम टुगेदर और क्या होता है, वापस से डीएनए मॉलिक्यूल स्टेबली फॉर्म हो जाता है। आरएनए कैसा है, सबसे पहले तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो उसमें ये स्टेबिलिटी सिंगल स्ट्रैंडेड होने के वजह से कम हो गई। अल्सो आरएनए का जो 2' एंड होता है, जो सेकेंड पोजिशन पे आरएनए पे क्या प्रेजेंट होता है, OH। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वही आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए कैसा है, डीऑक्सी, उसमें ये जो ये ऑक्सीजन होता है ये प्रेजेंट नहीं होता। आरएनए में ये OH कंप्लीट प्रेजेंट होता है। ये भी क्या करता है, आरएनए को एक रिएक्टिव ग्रुप बना देता है, और जो भी ग्रुप रिएक्टिव हो जाता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कम। इसके वजह से आरएनए कैसा हो जाता है, इज लेबाइल एंड बिकम्स इजीली डिग्रेडेबल। देयरफॉर स्टेबिलिटी कम होने के वजह से फर्स्ट थिंग आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल नहीं बन पाता। Also, DNA is chemically less reactive and structurally more stable when compared to RNA। ये हम देख चुके हैं अभी कि ये दो स्ट्रैंड्स के वजह से स्ट्रक्चरली कैसा है, ये मोर स्टेबल है, और केमिकली कैसा है, लेस रिएक्टिव है। क्यों, ये एक OH ग्रुप कम होने के वजह से ये कैसा है, लेस रिएक्टिव है। RNA इज नोन टू बी कैटालिटिक एंड हेंस रिएक्टिव। RNA क्या करता है, काफ़ी जगह पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। एक और चीज़ जो डीएनए को ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ थायमीन। डीएनए में प्रेजेंट होता है T, वही आरएनए में प्रेजेंट होता है U, दैट इज यूरासिल। ये थायमीन केमिकली ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू यूरासिल। यूरासिल कैसा है, कम स्टेबल है। अब डीएनए स्टेबल होने की वजह से क्या करता है, म्यूटेशंस स्लोअर रेट पे शो करता है। जो भी हमारा क्या था, रिक्वायरमेंट था जेनेटिक मटेरियल का, एक स्टेबल जेनेटिक मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या था कि उसने म्यूटेशन स्लो रेट पे परफॉर्म करना चाहिए। वही आरएनए क्या है, अनस्टेबल होने की वजह से म्यूटेट होता है एट फास्टर रेट। दिस ऑल्सो वर्क्स नॉट इन फेवर ऑफ आरएनए बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला मामला है, अभी तक हम देख रहे हैं ये सारा जेनेटिक मटेरियल वाला, लेकिन जब बात होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, कम्प्लीटली आरएनए के अराउंड। जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला कंप्लीट मैकेनिज्म है, इट हैज़ इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। तो डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डिपेंड करता है आरएनए पे। वही आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। आरएनए क्या करता है, कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करवा सकता है इजीली, लेकिन उनको इनहेरिट नहीं करवा सकता। इनहेरिट करवाने के लिए कौन ज़रूरी है, डीएनए, और एक्सप्रेस कराने के लिए कौन ज़रूरी है, आरएनए। तो डीएनए कैसा है, मोर स्टेबल है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल के लिए कैसा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा सूटेबल है। वही आरएनए
जब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसके लिए आरएनए इज नॉट, उसके लिए आरएनए इज नॉट सुटेबल। आरएनए किसके लिए अच्छा है? आरएनए अच्छा है इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाने के लिए। इसलिए जो प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो इवॉल्व होता है आरएनए के अराउंड। इसको हम देखते हैं और डिटेल में आरएनए वर्ड। तो जो इवोल्यूशनरी एविडेंसेस है उसके थ्रू हमको क्या पता चलता है कि सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था? आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। इसीलिए जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है जैसे मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग वगैरह उसी प्रोसेस का पार्ट है। ये सब किसके अराउंड इवॉल्व हुई है? आरएनए के लिए। आरएनए सिंथेसिस हम आगे देखेंगे वो क्या होता है। आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। हमें देखना है यहाँ पर। तो ये जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली सारी जो रिएक्शंस है, जो सारी लाइफ प्रोसेसेस है वो किसके अराउंड इवॉल्व हो रही है? आरएनए के अराउंड। आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। अब आरएनए क्या करता था? एज अ जेनेटिक मटेरियल भी एक्ट करता था पहले और कैटलिस्ट भी एक्ट करता था। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी की वजह से वो कम स्टेबल था। इसके वजह से क्या हुआ? आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ। आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that makes it more stable. DNA में क्या हुए? कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए। मॉडिफिकेशंस कैसे हुए? वो डीऑक्सी बन गया, उसमें से जो OH ग्रुप था वो निकल गया। also उसमें यूरासिल की जगह क्या आ गया? थायमीन। इन सारी चीज़ों ने क्या किया? उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। Also, DNA being double-stranded and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair. तो DNA में अगर कभी हीट, जैसे हमने पिछले कंपैरिजन में देखा था कि हीट किल्ड होने के बाद में भी वो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली तो वो क्या हो गया? उसने क्या कर लिया? खुद को रिपेयर कर लिया। तो इस रिपेयरिंग के वजह से इट बिकम्स मोर प्रोन टू बिकम जेनेटिक मटेरियल। लेकिन फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए ही। आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है। दैट वाज ए एवोल्यूशनरी एविडेंसेस। तो फ्रांसिस क्रिक इन्होंने क्या प्रपोज किया था? सेंट्रल डोगमा, जो क्या बताता है कि डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। दिस इज अब जो मैकेनिज्म फॉलो होता है एवोल्यूशन के बाद में, अब जो एक मैकेनिज्म हमारी बॉडी फॉलो करती है दैट इज़ क्या? कि डीएनए क्या करता है? खुद रेप्लिकेट होके क्या बनाता है? दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसलिए ये अपने रेप्लिकेशन के लिए किसी पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। देयरफॉर इट इज़ अ स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, इसलिए खुद का रेप्लिकेशन खुद करवा पाता है। और यही डीएनए हेल्प करता है आरएनए बनाने के लिए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना। और ये आरएनए, इसके अराउंड क्या होता है? पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का मैकेनिज्म इवॉल्व करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनना, और इस कंप्लीट प्रोसेस को डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना, इसको बोला जाता है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। जो लाइफ में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है वो सब इन्हीं के अराउंड इवॉल्व हुई है। ये क्या है? हमारे बॉडी में होने वाली या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाली बेसिक प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल डोगमा। ये कहाँ पे है? सेंटर में लाई करती है सारे मैकेनिज्म्स के।